हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में देखा था कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह क्यों देखते हैं। तो बिस्नी अपने पुत्र सिपाही की प्रतीक्षा है और मुन्नी को अपने भाई सिपाही की प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह इसलिए देखते हैं क्योंकि मानव पिछली चिट्ठी में कहा था कि वह ब्रह्मा की लड़ाई में गया है, जा रहा है। माँ और बेटे को किसी अनहोनी की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, यह क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया, उसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देख कर जल्दी से बताओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर है पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरते हैं। क्या करते हैं? गुजरते रहते हैं। तो अपने बेटे को स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते देखते हैं। फिर वो अपने बेटे के पास जाकर हाथ से झाड़ू छीन लेते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे को झाड़ू लगाता देखिएगा तो उनको कितना दर्द महसूस होगा, आप भी सोच सकते हो। ठीक है, हाथ से झाड़ू छीन लेते हैं और फेंक देते हैं। लेखक सारी बात अपने पिताजी को बताते हैं। कौन सी बात? कि मैं 2 दिनों से पिताजी मैं स्कूल आ रहा हूँ, कभी मुझसे मैदान साफ़ करवाते हैं पूरे मैदान साफ़ करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, शीशा साफ़ करवाते हैं। पूरी बात लेखक अपने पिताजी से कहते हैं। फिर गुस्से से चिल्लाने लगे। कौन? लेखक के पिताजी, कि वह कौन मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। हेड मास्टर भी गुस्से में बाहर निकलता है और लेखक के पिता को गाली देकर अपमान करता है और धमकी भी देता है। लेकिन लेखक के पिताजी साहस करके उसका सामना करते हैं और खूब भला बुरा सुनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, लेखक जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। वो अपने आत्मकथा के बारे में लिखते हैं। ये क्या है? यानी निबंध भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, डायरी भी नहीं है, यह एक आत्मकथा है। तो इसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षा का क्या अर्थ है? व्हाट इज एजुकेशन, एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपसे कोई पूछ दे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ रहे हो आप, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि हम एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हम अपने परिवार को सुख रखना चाहते हैं। लेकिन ये तो एक आपका पर्सनल हो गया, ठीक है। लेकिन आप दूसरा क्या है? दूसरा मोटिव है ये कि आप अपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप दूसरे को भी मदद करें। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। IIT JEE एडवांस निकालने के बाद लोग चले जाते हैं फ्लाइट से बाहर और वहाँ खूब मोटे मोटे पैसे कमाते हैं और मज़े करते हैं। लेकिन शिक्षा का अर्थ ये नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य को समझना, जीवन के सत्य को जानना, जीवन के पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करना एवं मनुष्य के जीवन से डर और भय को ख़त्म करना। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, इसलिए इसको कमज़ोर ना समझे। कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, पढ़ के जाएँ बहुत अच्छा से। और ये 20 क्वेश्चन में से आपका 5 क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य को समझना, जीवन के सत्य को जानना, जीवन की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करना एवं मनुष्य के जीवन से डर और भय को ख़त्म करना है कि नहीं? सही बोल रहा है कि नहीं शिक्षा का अर्थ? चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है ना बहुत ही मज़ेदार है और बचपन से आपने रिलेट कर लोगे, पक्का आप अपने बचपन से रिलेट कर लोगे कि हमें भी बचपन में ऐसा ही बताया जाता था। तिरिच क्या है? तिरिच वो एक, इस कहानी में जो है एक लिज़ार्ड रहता है, लेकिन उसको बहुत ही भयानक बता दिया गया है, ठीक है। तिरिच क्या है? कहानी में किसका प्रतीक है? तिरिच एक प्रकार का विषैला जंतु है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तिरिच जो है वो एक प्रकार का लिज़ार्ड है, ठीक है। और तिरिच जो आप चैप्टर पढ़ोगे, जो कि जिनके लेखक उदय प्रकाश जी हैं, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है इसे प्रश्न। तो चलिए देखते हैं तिरिच क्या है, कहानी में किसका प्रतीक है। तिरिच एक प्रकार का विषैला जंतु है जो कि यदि किसी व्यक्ति की नज़र उससे लड़ जाए तो बिना काटे पीछा नहीं छोड़ती, और अगर तिरिच काट ले तो वह कहीं दूर जाकर पेशाब करता है और उसमें लेट जाता है। ऐसा कर ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तिरिच अगर काट ले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
ठीक है। तिरिच अगर काट ले तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। देखिए इस चैप्टर में जो है इसमें बताया गया है कि तिरिच क्या है, तो आपको लिख करके आना, सिंपल सा वर्ड है कि तिरिच एक प्रकार का विषैला जंतु है जो कि यदि किसी की नज़र, किसी व्यक्ति की नज़र उससे लड़ जाए तो वह उसे बिना काटे नहीं छोड़ती है, और अगर काट ले तो कहीं दूर जाकर पेशाब करती है, और यदि उस पेशाब में वो लेट जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। बस सिंपल सा यही, बस इसमें यही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। यह चैप्टर किस चैप्टर से है, यह क्वेश्चन किस चैप्टर से, आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताना। ओके, यह जो है मैं आपको बता दूं, कमेंट करो जल्दी से, बताओ। चलिए मैं बता देता हूँ। यह चैप्टर जूठन चैप्टर से है, जो कि जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं। दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, इसका आंसर जो है आपको लिख करके लाना है। लेखक के परिवार को दिन रात कड़ी मेहनत करने और दूसरों के घर काम करने के बाद भी सिर्फ जूठन ही मिलता था, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शर्मिंदगी या पश्चाताप नहीं। यही हाल उसके अन्य परिवारों का भी था। किनका? लेखक का। किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ऐसा इसलिए उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें इन वर्णों के लिए इसी प्रकार के काम निर्धारित कर दिया गया था। उच्च वर्णों के लोग इन्हें पैर की जूती समझते थे। निम्न जाति के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध बोलने तक का अधिकार नहीं था। लोगों ने इसे अपना ही भाग्य मान लिया। इसी कारण से ये लोग किसी भी बात का विरोध नहीं करते थे। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था कि यदि कोई निम्न जाति से, मतलब छोटी जाति से है, तो उसे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उसे बस दूसरों के काम करना, भविष्य उठाना, दूसरों के घर जा कर के काम करना, साफ़ सुथरा करना, और ठंड में गोबर उठाने का काम उन लोग को दिया जाता था। और उतना करने के बावजूद भी मात्र जूठन दिया जाता था, मात्र जूठन। समझे? ये चैप्टर जो है आपको बहुत ही मोटिवेट करेगा, आपके दिल को छू जाएगा, आपके दिल को टच कर जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को जाकर पढ़ना, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना किसानों की मजबूरी थी। पहले क्या होता था कि अंग्रेज जो है वो किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। जिनके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा अंग्रेज का आदेश रहता था। ठीक है, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कही जाती है, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कही जाती थी। ठीक है, जिसे हम 3 कट्ठिया कहते थे। हम 10th क्लास में पहले पढ़ करके आए हैं, जो कि आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। यदि कोई किसान नील की खेती करता तो उसका ज़मीन बंजर हो जाता था। लेकिन जब केमिकल वाली रंग का खोज हुआ तब 3 कट्ठिया से किसान मुक्त पाने के लिए अंग्रेज को मोटी रकम देनी पड़ती थी। देखिए पहले बच्चों, जब मान लीजिए जब पहले खेती होती थी, जब खेती होता था ना, मतलब नील का, तो जो खेत होता था ना वो 3 कट्ठा, मान लो 20 कट्ठा में से अगर 3 कट्ठा का हम नील का खेती किए तो 3 कट्ठा बंजर हो जाता था। ठीक है, एक बार 2 बार किए तो ज़मीन बंजर हो जाता था। उसके बाद उस पर जल्दी खेती करना मुश्किल हो जाता था, उस पर कोई अनाज नहीं हो पाते थे, वह मिट्टी उपजाऊ नहीं रहता था। ठीक है, लेकिन जब केमिकल वाले रंग का ईजाद हुआ, केमिकल वाले रंग का जब खोज किया गया, तब भी केमिकल वाले रंग का खोज किया गया, तब भी किसानों से पैसा लिया जाता था। ठीक है, और इतना अत्याचार होता था कि यदि अंग्रेज जिस रास्ते से चलते थे उस पर कोई हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकता था। सोचिए, मान लीजिए जिस रास्ते पर अगर अंग्रेज़ जा रहा है, उस रास्ते पर अगर आप अंग्रेज़ लेकर के जा रहे हो, मतलब जिस रास्ते पर अंग्रेज़ जा रहा है गोरी चिट्टे वाला, तो उस पर आप अपना जानवर, गाय, भैंस, बकरी नहीं लेकर जा सकते हो। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको दंड दिया जाता था। ठीक है, यदि कोई अंग्रेज़ बीमार पड़ गया तो किसानों से ही पैसा वसूला जाता था। क्या अत्याचार है भाई, गजब का। सोचिए, अगर कोई, मान लीजिए अंग्रेज ऐसा था कि अंग्रेज अगर बीमार भी पड़ता था ना, मान लो बुखार है, जो भी हो, बीमार पड़ता था,
तो किसान से ही पैसा लेता था, सब्जी फल फूल तो लेता ही था, पैसा भी लेता था उसी से, समझे। चलिए अगला प्रश्न, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? हाँ, पहले हमको बता दीजिए कि यह किस चैप्टर से सवाल आया है, कमेंट करके जल्दी बताना। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है। बच्चों मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ वीडियो बनाने में, क्या करूँ, बहुत ही दिक्कत होता है, बाहर होकर छत पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो आप लोग जितना भी अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बाहर साउंड आ रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, क्षमा कर देना यार। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है क्योंकि अपने बेटे की पालन पोषण में अपना पूरा ध्यान लगाया, उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। कवित्री, यहाँ पर कवित्री यानी एक माँ। कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं अपने बेटे की पालन पोषण में अपना पूरा ध्यान लगाया, उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा। कवित्री के पुत्र को कहीं ठंड न लग जाए और बीमार न पड़ जाए, इस कारण से कभी गोद से नहीं उतारा। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, भगवान से आराधना की, लेकिन अपने बेटे को असमय मृत्यु को टाल नहीं सकी। इसलिए कवित्री अपने को असहाय और विवश कहती है। क्या होता है बच्चों कि कवित्री जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। एक माँ का जो हृदय है वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और कवित्री ने ऐसा किया। लेकिन कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बच्चे को असमय मृत्यु, मतलब समय से पहले मृत्यु को बचा नहीं सकी और उसके बेटे की जान चली गई। इसलिए कवित्री अपने को असहाय और विवश कहती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। शायद इतना वीडियो मेरा कंप्लीट हो जाए, अच्छा रहेगा, वीडियो कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर को लेकर खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव है। यदि गांव में व्यक्ति में किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी तो पंच परमेश्वर द्वारा हल किया जाता था। यदि बातों को कोई किया जाता था, यदि पंच परमेश्वर फैसला कर देते थे तो उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता, उन्हें माननी ही पड़ती थी। लेकिन अब सब न्यायालय जाते हैं और पैसे देकर झूठी बात को सच मनवाकर फैसला अपने हाथों में कर लेते हैं। जो गरीब हैं वो न्याय की भीख मांगते रह जाते हैं। आखिर गरीब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? जिनके पास पैसा है उन्हीं का तो राज है। इसलिए पैसा कमाओ, पैसा है कि नहीं। पहले क्या होता था, कवि जो है चिंतित इसलिए है क्योंकि पहले जो होता था हमारे गांव में, जैसे कि अगर आप में से कोई बच्चा अगर गांव से हो तो उन्हें पता होगा कि गांव में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो पंचायत, हमारे गांव में एक पंचायत भवन रहता है, या तो पेड़ के नीचे बैठकर किसी भी घर में अगर कोई विवाद हो, किसी से भी झगड़ा हो तो उन पर फैसला किया जाता था। बूढ़े बुजुर्ग से फैसला करते थे, है कि नहीं, और उनका फैसला कोई टाल भी नहीं सकता था और उनका फैसला एकदम सही रहता था। अब क्या होता है कि अब सब न्यायालय कोर्ट में जाते हैं और वकील को पैसा देते हैं, वकील खूब पैसा खाता है और केस भी हार जाते हैं। लेकिन जीत जाते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं रहता वो केस हार जाते हैं, भले वो सच क्यों ना हो, और जो झूठ है वो पैसे देकर केस जीत जाते हैं। इसलिए कवि चिंतित हैं। कवि क्या, हम लोग भी चिंतित हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों। हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य उन लोगों से है जो अलग देशों में रहने के बावजूद भी एक साथ मिलकर शोषणकर्ताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है, शांति और बंधुत्व के साथ न्याय। कवि ने इसमें जनता की एकता और उनकी ताकत को दिखाया है। एकता में बल है। बच्चों आपसे मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि इस वीडियो में बहुत ही डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही साउंड आ चुका है, और फिर से बनाऊँगा। इस वीडियो को मैं 3 4 5 बार बना चुका हूँ, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार प्लीज़, क्योंकि फ़ोन में उतना मेरा स्टोरेज नहीं है कि इसको एडिटिंग करूँ, उसके बाद ये वो, खैर जो भी हो। लेकिन आप लोग को बता दूँ कि ये जो 20 क्वेश्चन है, इस 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, वो भी 5-5 नंबर के। 5 नंबर के आपको, मतलब उसमें 5 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी हो, उसमें से आपको इसी 20 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ही मत घबराना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करना, और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना प्लीज़, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगले वीडियो से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला हूँ। अगर इस पे मेरा 500 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए लेकर आऊँगा, जिससे आप 95% क्रॉस कर लोगे। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।